इंटरफेरेंस फिनोमेना के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कोहेरेंट सोर्स होना। जो S1 S2 हैं वो कोहेरेंट होना चाहिए। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कोहेरेंट सोर्सेस। तो हम सोचेंगे कि हम दो अलग अलग इंडिपेंडेंट सोर्स, जैसे दो अलग अलग बल्ब सेम वॉट, सेम इंटेंसिटी, सेम वेवलेंथ के अगर ले लें तो क्या उनसे इंटरफेरेंस हो सकता है। जो दोनों सोर्स एक दूसरे से वैसे इंडिपेंडेंट है या अलग अलग बल्ब हैं दो, क्या उनसे हो सकता है। तो यहाँ है कि जो दो अलग अलग सोर्स होंगे इंडिपेंडेंट, उन दोनों इंडिपेंडेंट सोर्स में फेस कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा। क्योंकि उन दोनों का फेस कंटिन्यूसली चेंज होगा तो उनका डिफरेंस भी कंटिन्यूसली चेंज होगा। तो अगर कह सकते हैं कि अगर हमें इंटरफेरेंस फिनोमेना चाहिए तो दो इंडिपेंडेंट सोर्स से इंटरफेरेंस फिनोमेना पॉसिबल नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये इंडिपेंडेंट सोर्स है तो इंटरफेरेंस जो पॉसिबल नहीं है बिकॉज़ ये कोहेरेंट सोर्सेज नहीं है। इसका मतलब हुआ कि हमें कहीं ना कहीं एक ही सोर्स से दो सोर्स प्रोड्यूस करने होंगे। अगर किसी वजह से, जैसे जो सिंगल सोर्स है उसमें फेस का चेंज होगा तो उतना ही फेस का चेंज उन दोनों सोर्स में होगा जो दोनों सोर्स उससे प्रोड्यूस किए हैं। डिफरेंस फिर भी कांस्टेंट या जितना पहला है वही रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि हमें S जो सोर्स है उसी सोर्स से दोनों सोर्स S1 S2 प्रोड्यूस करने होंगे। तो इस तरीके से ये दोनों सोर्स S1 S2 के बीच में फेस डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा। तो इस तरीके से जो दोनों सोर्स S1 S2 होंगे ये कोहेरेंट होंगे और ये इंटरफेरेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब इसका मतलब हम कह सकते हैं कि दोनों S1 S2 है, ये किस तरीके से प्रोड्यूस करेंगे। इसे प्रोड्यूस करने के दो तरीके हैं। एक है डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, एक है डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। तो एक है डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट और दूसरा तरीका है डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। वेव फ्रंट वो इमेजिनरी सरफेस है जहाँ पर या कह सकते हैं जिसके किसी भी पॉइंट पर फेस सेम होता है। तो हम क्या करेंगे, एक सोर्स से आने वाला जो वेव फ्रंट है उसके कुछ पार्ट को एक सोर्स बना लेते हैं और दूसरे किसी पार्ट को दूसरा कोई सोर्स बना सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। तो यंग का जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था उसमें पहले हमने एक लाइट सोर्स लिया और उससे एक सोर्स बनाया, उसे हम कह सकते हैं S, यानी कि सिंगल स्लिट से लाइट को पास किया। तो ये वेव फ्रंट का लोकस होगा। इस तरीके से अगर हम इसका P के हाईएस्ट पॉइंट या क्रेस्ट बनाते हैं तो इस तरीके से वेव फ्रंट होगा। यहाँ दो स्लिट अगर हम ले लें तो किसी भी टाइम पर एक ही वेव फ्रंट इन दोनों स्लिट से एक साथ टकराएगा। तो यहाँ से जो निकलने वाली वेव फ्रंट होंगे, ये यहाँ से जो निकलने वाली वेव्स होंगी, वो वेव्स आपस में जितना फेस डिफरेंस पहले होगा वो टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होगा। और हम कह सकते हैं कि ये दोनों सोर्स S1 और S2 कैसे होंगे, कोहेरेंट सोर्स होंगे और ये इंटरफेरेंस फिनोमेना प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक वैसा ही केस था फ्रेनेल्स बाइप्रिज्म में। जो फ्रेनेल का बाइप्रिज्म है, तो जो फ्रेनेल्स बाइप्रिज्म है उसमें एक ही सोर्स, जो फ्रेनेल्स बाइप्रिज्म है उसमें एक ही सोर्स यहाँ से उससे आने वाला जो वेव फ्रंट है वो वेव फ्रंट का आधा पार्ट एक प्रिज्म से टकराएगा और दूसरा आधा पार्ट दूसरे प्रिज्म से टकराएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं
कि डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट होने की वजह से इस ऊपर वाले पोर्शन और नीचे वाले पोर्शन में जो की वजह से जो सोर्स बनेंगे उन सोर्स में फेज डिफरेंस टाइम के साथ साथ कांस्टेंट होगा और वो सोर्स कैसे होंगे, कोहेरेंट सोर्स होंगे, इंटरफेरेंस प्रोड्यूस हो सकता है। दूसरा केस कह सकते हैं डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड में हम जो सहारा लेंगे रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन का। मान लीजिए एक बाउंड्री है जिसके इधर एयर है और यहाँ ग्लास है, या कह सकते हैं कोई ग्लास की शीट है। तो अगर हम यहाँ से लाइट इस पर डालते हैं तो यहाँ से लाइट इस पर पड़ने के बाद एक बार ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, लेकिन कुछ पार्ट इसका अंदर भी जाएगा, फिर ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होके आने के बाद फिर से यहाँ आएगी। तो हम कह सकते हैं यहाँ जो पार्ट है, इस केस में जो इंसिडेंट लाइट है, ये अगर हम कहें वन जो इंसिडेंट लाइट है वो कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा, उसे हम 2 कह सकते हैं, और कुछ पार्ट इसका ट्रांसमिट होगा। ये डिपेंड करेगा कि कितनी रिफ्लेक्टिविटी है उस सरफेस की। तो हम कह सकते हैं यहाँ से जो आने वाली लाइट है उसके एम्पलीट्यूड का कुछ पार्ट 2 में चला गया और कुछ पार्ट 3 में चला गया। हालांकि ये 3 वाली जो लाइट है फिर से रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर ऊपर आएगी और यहाँ आने के बाद फिर से इस दिन जो 4 लाइट नंबर 2 और 4 के बीच में इंटरफेरेंस होगा। तो ये इसी का वन का ही पार्ट है जिसके 2 अलग अलग पार्ट के एम्पलीट्यूड हैं, कुछ पार्ट 2 में है और कुछ पार्ट 4 में है। तो इसे हम कह सकते हैं डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। ये डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड अभी हम आगे देखेंगे। ये इसका एग्जाम्पल है न्यूटन्स रिंग्स और एक माइकलसन इंटरफेरोमीटर। तो ठीक है, इसका मतलब कोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूस करने के लिए हमें 2 तरीके हम यूज कर सकते हैं, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट या डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, या कह सकते हैं एम्पलीट्यूड का डिवाइड करेंगे या एक ही वेव फ्रंट को 2 हिस्सों से गुजारने के बाद हम उसमें कोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं जिससे हम इंटरफेरेंस की फ्रिंजेज निकाल सकते हैं। चलिए एक और आगे टॉपिक लेते हैं, फेज चेंज ऑन रिफ्लेक्शन। तो जैसा भी था, जब हम डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड करेंगे तो हमें देखना होगा कि वहाँ फेस का चेंज कितना है। इस फेस चेंज ऑफ रिफ्लेक्शन को समझने के लिए हम एक सिंपल एग्जांपल लेंगे। फेस चेंज ऑन रिफ्लेक्शन। देखिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं जो हमने मैकेनिक्स में वेव्स में भी पढ़ा है। मान लीजिए आपके पास एक रस्सी है और रस्सी को यहाँ आप दीवार से बांध देते हैं, एक फिक्स गांठ लगा देते हैं। दूसरी एक रस्सी है जिसको आप एक होल बनाने के बाद एक पाइप से इस तरह पास करा सकते हैं। तो यहाँ अंतर क्या है कि पहला जो केस है, इस पहले ए वाले केस में हमारे पास रस्सी का जो सिरा है फिक्स है और दूसरे केस में जो रस्सी का जो सिरा है वो खुला है। तो अगर हम यहाँ से इसे झटका दें रस्सी को और इसे इस तरीके की शेप बना दें तो ये इस तरीके का जो शेप है धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, यहाँ आगे बढ़ेगा और यहाँ से ये इस पे टकराएगा। टकराने के बाद क्या होगा, जब अगर आप इसे ऊपर की तरफ झटका देंगे तो ये नीचे की तरफ होके वापस आएगा, इस तरीके से फिर आगे बढ़ेगा, इस तरीके से जाएगा। यहाँ अगर ये खुला सिरा है तो खुले सिरे पर जाने के बाद ये अगर ये वेव या झटका या कह सकते हैं डिस्टरबेंस आगे बढ़ेगा, तो आगे बढ़ने के बाद फिर से ये इस तरीके से ही वापस आएगा, ऊपर ही वापस आएगा। तो यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ जो सिरा था ये उल्टा हो गया। उल्टा होने का हम फेस के टर्म्स में कह सकते हैं कि फेस चेंज ऑफ पाई है। तो हम कह सकते हैं जैसे ये रिफ्लेक्ट हुआ फेस चेंज है कितना, पाई का, और यहाँ क्या कह सकते हैं, नो फेस चेंज। ठीक ऐसा ही कुछ फिनोमेना है कि हम अगर लाइट लें और 2 मीडियम की बाउंड्री है, एक मीडियम रेयर है और एक मीडियम
डेंस है। रेयर का मतलब विरल मीडियम, विरल माध्यम, और डेंस का मतलब सघन माध्यम। यहाँ लाइट इंसिडेंट करते हैं अगर इस पर, और ये रिफ्लेक्ट होती है, ट्रांसमिट भी होगी यानी कि रिफ्रैक्ट भी होगी, लेकिन अगर ये रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट हो इंसिडेंट लाइट को अगर 1 लें और रिफ्लेक्टेड लाइट को अगर 2 लें। दूसरा केस ले सकते हैं कि ये पहले वाला जो मीडियम है ये डेंस है, और दूसरा वाला जो मीडियम है कैसा है, ये रेयर मीडियम है। यानी कि यहाँ ये डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाना चाह रही थी, बट रिफ्लेक्टेड बाय रेयर मीडियम है। तो यहाँ से जो लाइट इस तरीके से है, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट भी होगी और यहाँ से फिर ये रेयर मीडियम में भी जाएगी। तो यहाँ इंसिडेंट लाइट को यहाँ भी अगर 1 लेते हैं और यहाँ भी 2 लेते हैं, तो ये जो केस है ये इसके एनालॉजी है, यानी कि इस जैसा है, और ये वाला केस कुछ इस जैसा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर रेयर मीडियम में अगर डेंस मीडियम से रिफ्लेक्ट होती है, इफ द लाइट इज रिफ्लेक्टेड बाय डेंस मीडियम इनटू द रेयर मीडियम, तब हम कह सकते हैं कि उसमें फेस चेंज ऑफ पाइप, और यहाँ पर नो फेस चेंज। अगर लाइट है जो रिफ्लेक्टेड बाय रेयर मीडियम है इनटू द डेंस मीडियम, तो हम कह सकते हैं नो फेस चेंज। अभी जब न्यूटन्स रिंग माइकलसन इंटरफेरोमीटर करेंगे तो इस एब्रप्ट फेस चेंज की, अचानक हुए फेस चेंज की काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ और जो लाइट ट्रांसमिट होगी 3, इसमें कोई फेस चेंज नहीं होगा। थैंक यू।